नमस्कार। आज हम एक गंभीर विषय पर बात करने वाले हैं। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम के पास बैसरन घाटी में जो आतंकी हमला हुआ था, हम उससे जुड़े स्रोतों पर गहराई से नजर डालेंगे। जी, इस हमले में खास तौर पर पर्यटकों को निशाना बनाया गया था। हाँ, और आज हम इसी घटना के विवरण, फिर उसकी जांच, भारत की प्रतिक्रिया और उसके बाद के असर को समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। और जो बात सामने आई है वो वाकई परेशान करने वाली है कि हमलावरों ने पीड़ितों की पहचान उनके धर्म के आधार पर की। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। जी, तो सबसे पहले ये हमला हुआ कैसे, क्या जानकारी है हमारे पास? देखिए, जो शुरुआती रिपोर्ट्स और सूत्रों से पता चला है, 5 आतंकवादी थे। 5? अच्छा। हाँ। और कहा जा रहा है कि इनमें 3 पाकिस्तानी नागरिक थे। इनके पास M4 और AK-47 जैसे हथियार थे और इन्होंने पर्यटकों के एक समूह पर घात लगाकर हमला किया। कितना भयानक। और इसमें कितने लोगों की जान गई? इसमें कुल 26 लोगों की जान चली गई। ज्यादातर इनमें हिंदू पर्यटक थे। और एक स्थानीय गाइड का भी जिक्र था। हाँ, एक स्थानीय घोड़े वाला था जिसने शायद बीच बचाव या रोकने की कोशिश की थी, वो भी मारा गया। उफ। और सबसे ज्यादा विचलित करने वाली बात वो पहचान वाली बात। हाँ, वो बहुत ही चिंताजनक पहलू था। रिपोर्ट्स में ये आया कि हमलावरों ने पीड़ितों से कथित तौर पर कुछ इस्लामी आयतें पढ़वाईं या फिर खतना की जांच करके उनकी धार्मिक पहचान पक्की की और उसके बाद उन्हें मारा। ये तो बहुत ही बार-बार है। इसकी जिम्मेदारी किसने ली थी, कुछ पता चला? शुरुआत में एक पाकिस्तान स्थित समूह है द रेजिस्टेंस फ्रंट, जिसे TRF भी कहते हैं, और ये लश्कर तैयबा यानी LET का एक फ्रंट माना जाता है, उसने जिम्मेदारी ली थी। TRF ने? जी। हालांकि बाद में कुछ और रिपोर्ट्स में जैश-ए-मोहम्मद यानी जेम का भी जिक्र आया, तो थोड़ी अस्पष्टता रही इसमें। समझ गया। अच्छा, अब जांच की बात करते हैं। NIA ने जांच की है, इसमें क्या सामने आया? हाँ, NIA यानी राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने इसमें काफी तेजी से काम किया। 22 जून तक उन्होंने पहलगाम की ही 2 स्थानीय लोगों को गिरफ्तार किया। स्थानीय लोग? जी। परवेज अहमद चौथर और बशीर अहमद चौथर। इन पर आरोप है कि इन्होंने हमलावरों को हमले से पहले पनाह दी थी, रहने की जगह दी, खाना खिलाया और दूसरी तरह की मदद भी पहुंचाई। अच्छा, तो लोकल सपोर्ट था। बिल्कुल। और इन गिरफ्तारियों से ये बात और पुख्ता हुई कि वो जो 3 हमलावर थे वो पाकिस्तानी नागरिक थे और उनका ताल्लुक लश्कर तैयबा से था। ये वाकई दिखाता है कि कैसे जमीनी स्तर पर मिली मदद से इतने बड़े हमले को अंजाम दिया जा सकता है। सही बात है। ये सुरक्षा एजेंसियों के लिए हमेशा एक चुनौती रहती है। बिल्कुल। अब आते हैं भारत की प्रतिक्रिया पर। जाहिर है इतना बड़ा हमला हुआ तो प्रतिक्रिया भी बड़ी हुई होगी। हाँ, प्रतिक्रिया काफी तेज और कह सकते हैं 2 तरफा थी। एक तो सैन्य स्तर पर ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र है। जी हाँ, भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। इसके तहत नियंत्रण रेखा LOC के पार पाकिस्तान और POK में आतंकी ठिकानों पर टारगेटेड मिलिट्री स्ट्राइक्स की गईं। अच्छा, और इसमें कौन सी अब तकनीक इस्तेमाल हुई? इसमें भारत की जो अपनी मिसाइल प्रणालियां हैं, जैसे आकाश और ब्रह्मोस, उनका काफी इस्तेमाल किया गया। ये कार्रवाई करीब 10 मई तक चली, जब युद्ध विराम घोषित हुआ। ये तो हुई बाहरी कार्रवाई। अंदरूनी तौर पे भी कुछ हुआ जम्मू कश्मीर में? हाँ बिल्कुल। जम्मू कश्मीर के अंदर भी सुरक्षा बलों ने बड़े पैमाने पर कार्रवाई की, खासकर अनंतनाग, शोपियां, पुलवामा, सोपोर, कुपवाड़ा, इन इलाकों में। क्या किया गया वहाँ? वहाँ सघन छापे मारे गए। आतंकवाद से जुड़े जो ठिकाने थे, जैसे लश्कर के जो ऑपरेटिव्स थे, उनके घरों को भी ध्वस्त किया गया और सैकड़ों संदिग्धों को हिरासत में लिया गया। तो अंदर और बाहर दोनों तरफ से दबाव बनाया गया? जी बिल्कुल, एक मजबूत संदेश देने की कोशिश थी। अब राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया की बात करें। जी। भारत में क्या माहौल था? भारत में तो जाहिर तौर पर बहुत गुस्सा और निंदा थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इसे पूरी मानवता पर हमला बताया। और जम्मू कश्मीर के जो मुख्यमंत्री थे उमर अब्दुल्ला, उन्होंने कहा कि ये हाल के सालों में नागरिकों पर हुआ सबसे बड़ा हमला है। और दुनिया भर से कैसी प्रतिक्रिया आई? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसकी कड़ी निंदा हुई। FATF, जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, हाँ, जो टेरर फाइनेंसिंग पर नजर रखती है, बिल्कुल, उन्होंने भी इसकी निंदा की और जोर दिया कि आतंकी वित्त पोषण को रोकना कितना जरूरी है। इसके अलावा अमेरिका, जर्मनी, श्रीलंका जैसे कई देशों ने और संयुक्त राष्ट्र ने भी हमले की भर्त्सना की। तो वैश्विक स्तर पर भी इसकी गंभीरता को समझा गया। हाँ, और इससे आतंकी समूहों पर और उनके फाइनेंसिंग नेटवर्क पर दबाव निश्चित रूप से बढ़ा। अच्छा, एक और अहम सवाल, इन सब घटनाओं का पर्यटन पर क्या असर पड़ा? पहलगाम तो एक बड़ा टूरिस्ट स्पॉट है,
क्या लोग डर गए, आना बंद कर दिया? ये एक दिलचस्प बात है। देखिए, इतनी बड़ी त्रासदी हुई, लेकिन उसके बावजूद कई पर्यटक, कह सकते हैं, एकजुटता दिखाने के लिए पहलगाम आते रहे। अच्छा, ये तो काफी एतौनो है। हाँ, और इसमें स्थानीय लोगों की अपील का भी बड़ा हाथ था। उन्होंने भी लोगों से आग्रह किया कि वे घाटी में आएं, डरे नहीं। सरकार ने भी कुछ किया होगा भरोसा बनाने के लिए। जी हाँ, सरकार ने भी कोशिश की। जून के मध्य में जो केंद्रीय पर्यटन मंत्री थे, उन्होंने खुद कश्मीर का दौरा किया। मकसद क्या था दौरे का? मकसद यही था कि पर्यटकों को सुरक्षा का आश्वासन दिया जाए और जो तीर्थ स्थल है या दूसरे पर्यटन स्थल है, वहाँ सुरक्षा उपायों को और मजबूत करने पर जोर दिया जाए। तो मतलब एक तरफ त्रासदी थी, लेकिन दूसरी तरफ लचीलापन और सामान्य स्थिति बहाल करने की कोशिशें भी थी। धार्मिक रूप से प्रेरित हमला था। जांच में स्थानीय मदद का पता चला, गिरफ्तारियां हुई। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के साथ मजबूत सैन्य और आंतरिक सुरक्षा प्रतिक्रिया दी। दुनिया भर में निंदा हुई और पर्यटन क्षेत्र ने सरकारी प्रयासों और लोगों की हिम्मत से एक तरह का लचीलापन दिखाया। अब श्रोताओं के लिए एक सोचने वाली बात छोड़ जाते हैं। हाँ, जरूर। देखिए, सुरक्षा उपाय अपनी जगह हैं, लोगों का जज्बा भी है, लेकिन वो कौन से गहरे कारण हो सकते हैं जिनकी वजह से पर्यटन स्थल बार बार हमलों का निशाना बनते हैं? और इस समझ से हम सिर्फ फौरी प्रतिक्रियाओं से आगे बढ़कर भविष्य के लिए अपनी सुरक्षा रणनीतियों को कैसे और बेहतर बना सकते हैं, इस पर सोचने की जरूरत है।